नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। तो हमारे साथ में हमारी टीम के मेंबर पंकज जी गोयल अभी सामने हैं, जो लसाड़िया और सलूबर में बाप पार्टी द्वारा धरना दिया गया था। वहां पर इन्होंने बारीकी से उस धरने को देखा है, चश्मदीद है ये धरने के। तो आज अपन धरने को बारीकी से जानेंगे कि धरना क्यों शुरू हुआ था और क्या क्या घटना हुई थी और इसमें कौन कौन शामिल था। तो पंकज जी, सबसे पहले आप ये बताएं, घटना कितनी बजे हुई थी? देखिए, घटना लसाड़िया में हुई थी और लगभग 10 बजे के आसपास शुरू हुई थी। 10 से 11 के बीच की ये बात होगी। और वीडियो में पुलिस प्रशासन भी दिख रही है, तो क्या पुलिस प्रशासन को पहले से इस चीज का अंदाजा या डाउट था कि वहां पे कुछ घटना घट सकती है? जी, पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत सारे लोगों के सवाल है, सिर्फ आपका सवाल नहीं है कि पुलिस पहले से दिखाई दे रही। तो पुलिस पहले से वहां कर क्या रही थी? क्या पुलिस को ये पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो थावरचंद डामोर और उनकी टीम के द्वारा ये अंदेशा जताया गया था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। पहले भी उनके साथ कुछ इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं हुई है, तो उनको इस चीज का डर था और अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक दिन पहले ही उन्होंने मदद मांगी थी पुलिस से। तो पुलिस के पास एक कहीं ना कहीं रिपोर्ट दी गई थी कि भाई हमें सुरक्षा चाहिए, हम वहाँ कार्यक्रम में जाएंगे। तो पुलिस उनके कहने पर, उनके सुरक्षा मांगे जाने के बाद पुलिस वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए आई थी। तो थावरचंद जी के साथ वहां पर कितने जने और उनके साथ गए थे? देखिए, उनके साथ जो है ऐसा बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग थे और 10 से 15 के आसपास पुलिस कर्मी भी वहाँ पर उपस्थित थे और बाकी प्रधान जी के समर्थक थे, वो सब लोग थे। और ये माना जा सकता है कि लगभग 150 के आसपास लोग वहाँ पर होंगे। 150 से 200 लोग उस समय वहाँ पर उपस्थित थे। तो पहले धरना लसाड़िया में था, उसके बाद में सलूम्बर शिफ्ट कर दिया गया। तो धरना लसाड़िया से सलूम्बर क्यों शिफ्ट किया? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि धरना देने की नौबत कहाँ पर आई है ना। पहले भी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि थावरचंद जी और प्रधान जी जो वहाँ की हैं और कन्हैयालाल मीणा जो उनके पति है, इनके बीच में कुछ कहा सुनी हुई कि भाई प्रधान जी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। थावरचंद जी की तरफ से कहा गया कि भाई संवैधानिक पद पर जब मैं हूँ, एमएलए जब संवैधानिक पद पर है, तो एक प्रधान क्यों इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। और ऐसी बातों को लेकर वहाँ पर आपने भी देखे, वीडियो सबके सामने है, कहा सुनी हुई और ये बात आगे बढ़ गई। और फिर ये बात जो है वहाँ पर गाली गलौज तक या अपमान करने तक पहुँच गई, या फिर ये बताया ये भी गया कि भाई पत्थरबाजी भी हुई। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा बताया गया है कि उसके बाद थावरचंद डामोर को अपमान महसूस हुआ और वो जाकर लसाड़िया जो तहसील ऑफिस शायद, वहाँ पर जाके वो धरने पर बैठ गए। और उससे पहले पुलिस में भी गए और उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी। तो जब आप लसाड़िया में जब धरना हुआ तब आप वहां पहुंच गए थे, तो लसाड़िया में जो धरना था, आपको उस वक्त वो धरना देखकर कैसा लग रहा था? मतलब क्या लग रहा था? 8 तारीख को घटना हुई और हमें भी सूचना बहुत लेट मिली थी। दिन में जाकर सूचना मिली, तो हमने उस दिन जो प्राप्त सूचनाएं थी उसके आधार पर एक वीडियो भी बनाया। और फिर अगले दिन 9 तारीख को हम निकले यहाँ से और लसाड़िया पहुंचे। लसाड़िया में माहौल बहुत गरमाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त दोनों ही गुट जो है आपस में भिड़ सकते हैं। एक तरफ जो सरकारी कार्यालय थे वहां पर जमावड़ा था बीएपी पार्टी के लोगों का, और एक तरफ जो सामने एक होटल है वहां पर जमावड़ा था कन्हैयालाल मीणा के समर्थकों का। और दोनों ही तरफ से इतनी तेज आवाज में हुटिंग हो रही थी और नारेबाजी हो रही थी कि वो आवाजें गूंज रही थी। और मतलब भय का माहौल उस समय था, क्योंकि दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा था कि भाई किसी भी वक्त जो है आपस में भिड़ जाए कुछ। और एक समय ऐसा भी आया जब कन्हैयालाल मीणा के जो समर्थक हैं वो हुटिंग करते करते जो वो सरकारी कार्यालय था वहां तक भी पहुंचे। और उस समय जो है माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया था। और उस समय जो जीतू कटारा है सलूम्बर के बीएपी प्रत्याशी, और जो बीएपी के समर्थक है, वो भी जो एक प्रसाल बना हुआ था उससे नीचे आके खुली जगह में नारेबाजी करने लगे। और जीतू कटारा का उस समय भाषण चल रहा था और बहुत ज्यादा नारेबाजी चल रही थी। तो कन्हैयालाल मीणा की तरफ से जो समर्थक थे वो भी बहुत ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे। और ये कह लीजिए कि दोनों के समर्थकों में मुश्किल से 50 मीटर की दूरी रह गई थी और उस वक्त बहुत ज्यादा माहौल गर्मा गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां बखूबी काम किया और उस सिचुएशन को हैंडल किया। और कन्हैयालाल मीणा के जो समर्थक थे वो वापस चले गए और इस तरीके से वो पूरा दिन चला। लसाड़िया वाले धरने में मैं आपको बता दी कौन कौन शामिल हुआ था। देखिए, अशोक भील जो कि घाटोल विधानसभा से विधायक प्रत्याशी है वो आए थे। हेमंत राणा आए थे जो कि बांसवाड़ा सीट से विधायक प्रत्याशी थे। इसके अलावा भी बहुत सारे बीएपी के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे, जैसे कि नीलेश बरोड़ हो गए और भी ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो वहां पर उपस्थित थे। तो इस तरीके से लसाड़िया का जो घटनाक्रम था वो पूरे दिन इस तरीके से चलता रहा। तो सलूम्बर में कौन कौन शामिल हुए थे? जी, सलूम्बर में धरना गया 10 तारीख को। 8 तारीख को घटना हुई। 9 तारीख 8 तारीख की रात को वहीं पर धरना लगाया गया। 9 तारीख को पूरा ही दिन धरना वहां पर लसाड़िया में चला। और 10 तारीख को जो धरना है
वो पहुंच गया सलूमबर। सलूमबर ये धरना लगभग दिन के 2 या 3 बजे के आसपास पहुंचा। मैंने वीडियोस देखे थे तो वहां पर बहुत मुठभेड़ हो रही थी, लड़ाई झगड़े ऐसा दिख रहा था, हाई वोल्टेज ड्रामा भी हो रहा था। तो वहां पर क्या क्या हुआ था? जी, जब धरना एंट्री कर रहा था तब की आप बात कर रही होंगी। वहां पर एक बैरिकेड लगाया गया था, जो कलेक्ट्री कार्यालय है उसको सुरक्षित रखने के लिए या फिर घेरने के लिए। तो वहां पर एक सड़क जा रही है, उस सड़क से अंदर की तरफ कार्यालय है, तो उस कार्यालय तक पहुंचने के लिए भी एक सड़क बनाई गई है। तो उस सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था बैरिकेड से। तो उस बैरिकेड से अंदर किसी को भी नहीं आने देने की परमिशन थी। ऐसा वो देखकर लग रहा था कि पुलिस की पूरी तैयारी थी कि उस बैरिकेड से बाहर ही लोगों को रखा जाए। लेकिन थावरचंद डामोर और कुछ समर्थक, 2-4 समर्थक जो है उस बैरिकेड को अलग करके पुलिस प्रशासन के साथ थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई और अंदर आ गए। उसके बाद जीतू कटारा बाहर ही थे। जीतू कटारा ने वहां नेगोशिएशन किया बहुत अच्छे तरीके से। आप वीडियोस में भी देखा होगा। जीतू कटारा पुलिस के साथ नेगोशिएशन करते हैं और उनको कुछ समझाते हैं कि हम यहाँ पर बैठना चाहते हैं। और उस समय रमेश महिड़ा भी बाहर ही थे। नेगोशिएशन हुआ और पुलिस ने जीतू कटारा को अंदर ले लिया कि आप अंदर आ जाइए। उसके बाद 4-5 लोग आप देख सकते हैं कि अंदर जाके एक सड़क जो है कार्यालय के बाहर, वहां जाके बैठ जाते हैं। लेकिन बाकी समर्थक बाहर ही थे। अब जीतू कटारा और उनके जो साथी थे वो इस बात पर अड़ जाते हैं कि भाई सभी साथियों को अंदर आने दिया जाए, लेकिन पुलिस को सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंदर आने नहीं देना चाह रही थी। फिर वहां पर कुछ कहासुनी हुई पुलिस और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में। आप वीडियोस में भी देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे से वहां पर माहौल गर्मा गया था। और फिर पुलिस को लगा कि शायद ये माहौल थोड़ा गर्मा सकता है, तो पुलिस ने इस बात पर परमिशन दे दी कि भाई आप कलेक्ट्री का अंदर तक, या आप कलेक्ट्री के पास नहीं जाएंगे, जो सड़क बनी हुई है या फिर एक ग्राउंड है छोटा सा वहां पर बैठ जाएंगे। तो इस बात पर सहमति बनी और फिर बैरिकेड्स हटा दिए गए और सभी समर्थक अंदर आकर बैठ गए। फिर इसके बाद क्या हुआ? जी, समर्थक अंदर आके बैठ गए। उसके बाद जो है सभी बैठ गए। उसके बाद रमेश महिड़ा का भाषण चालू होता है और रमेश महिड़ा बहुत गुस्से के साथ भाषण देते हैं। वो भाषण हमारे YouTube चैनल पर अभी हमने डाला भी हुआ है। और बहुत गुस्से में वो सवाल पूछते हैं प्रशासन से कि भाई हमें क्यों रोका जा रहा था, क्या इससे पहले जो कभी धरने हुए उनको रोका गया है, या फिर ऐसी चीजें उनकी तरफ से पूछी गई। और बहुत बुलंद आवाज में और वो प्रशासन को सीधे तौर पे पूछ रहे थे कि भाई हमारे साथ इस तरीके का सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्या किसी के ऑर्डर से, अगर ऑर्डर्स है तो दिखाए जाए, और हमें क्यों रोका गया। बस वो इस बात पर अड़ गए और सभी पुलिस प्रशासन से ये बात पूछने लगे। और एक इंटरेस्टिंग घटना और वहां पर हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि थप्पड़ मार दिए गए किसी, उनके जो कार्यकर्ता थे बीएपी के कार्यकर्ता, उनको किसी सिविल ड्रेस में जो कर्मचारी था उसने उनको थप्पड़ मार दी। तो इस बात को लेकर भी एक मुद्दा बना और उस पर भी बहुत सारे सवाल जवाब किए गए। इसके बाद जीतू कटारा और अन्य जितने भी लोग थे उनके भाषण हुए और वहां पर नारेबाजी फिर शुरू हो गई। इतने सारे समर्थक वहां पर आए थे, तो उन सब लोगों का सेटलमेंट किस तरह किया गया? खाने की, रहने की सब व्यवस्था किस तरह वहां थी? चलिए, खाने पीने की व्यवस्था से पहले ये जरूरी है कि भाई अनुशासित तरीके से धरना कैसे चला। अनुशासित तरीके से देखिए, पहले ही वो अनुशासन में आए तो अनुशासन में थी। बीएपी के जितने भी समर्थक थे बिल्कुल एक रैली के तौर पर नारे लगाते हुए आ रहे थे। थोड़ा बहुत वहाँ धक्का मुक्की हुई क्योंकि बैरिकेड से अंदर आना था और वहीं पर कुछ थप्पड़ वप्पड़ भी मारे गए बीएपी के समर्थकों को, ऐसा बताया गया है। हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद माहौल गर्मा गया था। उसके बाद जीतू कटारा और सभी के भाषण हुए और उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि भाई हमें ये अनुशासित तरीके से ये पूरा ही धरना मैनेज करना है और पूरी अच्छे से इसको सेटल करना है और किसी को भी कोई भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करनी है और किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी, चोट नहीं पहुंचानी। मतलब कि अनुशासित तरीके से धरना हमें देना है। पूरे दिन हम वहां पर उपस्थित थे, हमने वो कवर किया। धीरे धीरे ऐसे भाषण चलते गए, लोग इकट्ठा होते गए, पूरे दिन ऐसे भाषण चले एक दूसरे को। फिर बीच बीच में पुलिस वाले भी आते रहे, नेगोशिएशन कुछ चलता रहा, कलेक्टर तक भी नेगोशिएशन ज्ञापन वगैरह ऐसे जाते रहे, ऐसी चीज़ें होती रही और शाम हो गई। और शाम को शायद उस दिन हम शाम को निकल गए थे, लेकिन शायद उस दिन खाना बना था या नहीं बना था ये हम पूरे क्लियरली नहीं बोल सकते। लेकिन उस दिन लाइटें वाइटें की व्यवस्था नहीं थी शायद तक, क्योंकि हम शाम को निकल गए थे उस दिन। और ये चीज़ें हुई और शाम को फिर शायद नाश्ता किया या थोड़ा बहुत खाना खाया और सभी ने वो रात ऐसे ही बिताई। और रात को भी कुछ भजन वगैरह कार्यक्रम हुए और रात वो निकले। फिर आ गए हम 11 तारीख के दिन। प्रशासन का क्या कहना था इस पर आपको? जी प्रशासन का ये कहना था, देखिए प्रशासन से सीधी मांग ये थी कि भी गिरफ्तार किया जाए। तो प्रशासन ये कह रहा था कि हमें जो ऑर्डर्स आते हैं हम वो काम करते हैं, पुलिस अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता है कि भाई पुलिस ने चाह लिया कि भाई पुलिस को बोल दिया कि गिरफ्तार करो ना।
ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, पूरी प्रक्रिया होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, उसके आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और पुलिस का यही कहना था कि हम हमारा काम कर रहे हैं और हमने हमारा काम भी किया है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि तब तक जो दोषी लोग थे जिन्होंने धमकियां दी थी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पुलिस का ये कहना था कि हमारा काम है गिरफ्तार करना, हमें ऑर्डर्स आए, हमने छानबीन करके गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने भी धमकी वगैरह दी थी। क्या क्या मांगे वहां रखी गई थी और कौन कौन सी मांगे मान ली गई? जी, एक पेम्पलेट बनाया गया था जिसके अंदर 4 मुख्य तौर पे मांगे थी। एक जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थावरचंद डामोर के खिलाफ भाषण मतलब नारेबाजी कर रहे थे, उनको निलंबित करने की मांग उठाई गई थी। एक जो उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ उसके लिए मतलब जो भी दोषी लोग हैं उनके साथ कार्रवाई करी जाए। और एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, ऐसा भी उसमें कुछ कार्रवाई करने के लिए बोला गया था। और एक और मांग थी कि भाई जो सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी ने अभद्र व्यवहार किया, उसमें मांग में ऐसा था उनको गिरफ्तार किया जाए, फिर उन पर कानूनी कार्रवाई करी जाए। उस समय तक मुख्य मांगे थी, लेकिन आगे चलकर ये मांगे बड़ी भी है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। धरने में और कौन कौन शामिल हुआ? देखिए, धरने में दिन बीतते गए और एक दिन कांतिलाल रोहत आए थे, एक दिन जयकृष्ण पटेल आए थे, उनके साथ बबीता कच्छप आई थी। इसके अलावा जय से केशु भाई नीनामा जो उप प्रमुख है ऐसा बताया गया, वो भी आए थे। और मारवाड़ सिरोही पाली से मीणा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष या शायद अध्यक्ष या सदस्य कोई थे, वो वहाँ पर आए थे। ये मुख्य लोग से मुख्य तौर पे ये लोग आए थे। प्रकाश चंद बूथ जो उदयपुर से सांसद प्रत्याशी वो उपस्थित थे। तो इस तरीके से जो नेता हैं वो आते रहे और ये धरना जो है आगे बढ़ता रहा। राजकुमार जी रोडवेज में धरने में शामिल हुए थे, उनके आने से उस धरने में क्या इफेक्ट पड़ा? देखिए, राजकुमार रोध जो है 13 तारीख को शामिल होते हैं। 11 तारीख को अनाउंसमेंट करी कांतिलाल रोहत ने कि भाई 13 तारीख को हम महाआंदोलन करेंगे, क्योंकि 13 तारीख को आदिवासी हक अधिकार दिवस है ना, ये सेलिब्रेट किया गया था। तो 13 तारीख को एक बड़ा इवेंट था, उसके साथ ही राजकुमार रोहत इस इवेंट में धरना स्थल पर भी पहुंचने वाले थे। तो तैयारियां हमने बताया भी था कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और हुए भी। नॉर्मली इस धरने में 400-500 लोग थे, लेकिन उस दिन लगभग 4-5 हज़ार की भीड़ अनुमानित मैं बता रहा हूँ, 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा हुए राजकुमार रोहत के आने से। और राजकुमार रोहत के आने के क्या मायने थे, हमने पहले ही बताया था कि राजकुमार रोहत का आना मतलब प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव, और वो साफ साफ दिखाई भी दिया। रात से ही पुलिस बल आना शुरू हो गए थे और चप्पे चप्पे पर पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस जगह जगह पर तैनात थी। और राजकुमार रोहत आए 1-2 बजे के आसपास, और जब आए तो नारेबाजी हुई और बहुत ही माहौल गरमाया। राजकुमार रोहत पहले जहां पर आदिवासी हक अधिकार दिवस का जो सेलिब्रेट किया जा रहा था वहां पर पहुंचे। उनके साथ में उमेश डामोर थे, जयकृष्ण पटेल थोड़ा लेट आए, लेकिन जयकृष्ण पटेल भी उनके साथ में उपस्थित थे, हेमंत राणा भी वहां पर आ गए थे, ये सभी लोग आए। उसके बाद धरना स्थल पर आए, थावरचंद डामोर के साथ बैठे, उनके साथ कुछ चर्चाएं करी। उनके साथ में समानता मंच के दिग्विजय सिंह भी थे राजकुमार रोहत के साथ। उनके बीच में कुछ नेगोशिएशन हुई, बातचीत हुई। उसके बाद एक ज्ञापन तैयार किया गया और राजकुमार रोहत, जयकृष्ण पटेल, शायद तक दिग्विजय सिंह और ये सब लोग जो हैं एक पैनल बनाकर गए थे। जीतू कटारा भी उसमें शामिल थे। ये सब अंदर गए और फिर कलेक्टर को जो भी ज्ञापन दिया उसमें मांगे क्या रखी गई मैं बताता हूँ कि लगभग 7 मांगे राजकुमार रोहत ने रखी है। कि भाई एक तो मन्नालाल रावत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसा करके बताया जा रहा है, हम पुष्टि नहीं करते हैं, ना कोई पुष्टि अभी तक हुई है इसकी। मन्नालाल रावत के द्वारा आदिवासियों के घर जलाने की बात की जा रही है, ऐसा एक ऑडियो वायरल हुआ है, ऐसा कहा गया है, ऐसा दावा किया गया है राजकुमार रोहत और जो भी बीएपी के साथी है उनके द्वारा। तो उनका ये कहना था कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है। दूसरा ये था कि अब अगर लसाड़िया जाते हैं थावरचंद डामोर तो उनको पर्सनल गन इश्यू की जाए। तीसरा ये था कि अब जब भी लसाड़िया पहुंचेंगे थावरचंद डामोर तो उनके साथ पुलिस प्रशासन तैनात रहे और एक जो सरकारी कर्मचारी है उसको निलंबित किया जाए या एपीओ किया जाए या फिर उसके साथ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाए। ये भी एक मांग रखी गई थी। मन्नालाल रावत जी पर एफआईआर वाली जो बात है उस पर यह कहा गया कि अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर देता है तो पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है। इस तरीके की चीजें हुई। राजकुमार रोहत फिर अधिकार दिवस जो मनाया जा रहा था, अधिकार दिवस, वहां पर पहुंचे और फिर बाद में थावरचंद डामोर को मनाया जाता है कि भाई अब धरना खत्म कर दीजिए। शायद अंदर से सूचना आई थी कलेक्टर की तरफ से कि भाई ये हम 2-3 मांगे मान रहे हैं अभी और आगे कार्रवाई करेंगे। तो फिर राजकुमार रोहत ने एक टीम भेजी जो थावरचंद डामोर को धरना स्थल से लेकर आए और फिर वहां पर
जो अधिकार दिवस मनाया जा रहा था वहाँ पर भाषण और सारी चीज़ें हुई। और राजकुमार राउत ने फिर भाषण में कहा कि भाई अब थावरचंद डामोर जो है धरना खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगर जो कुछ मांगे बच गई है वो पूरी नहीं की गई तो 5 दिन बाद फिर धरना लगेगा। तो आपकी नज़र में क्या है कि मांगे मानी जाएगी और धरना वापस आपको क्या, आपकी नज़र में क्या है कि धरना वापस लगेगा? देखिए, इसकी संभावना जो है थोड़ी सी कम है, क्योंकि शायद तक लगभग जो आश्वस्त कर देने वाली मांगे हैं वो मान ली गई है और कुछ इक्का दुक्का मांग रह गई है तो शायद वो भी मान ली जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा जो बखेड़ा था वो प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी और प्रशासन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि एक बार फिर से धरना लगे या ऐसी चीज़ें हो या फिर बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाए, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रशासन नहीं चाहेगा। तो शायद इक्का दुक्का मांगे जो बची है वो मान ली जाएगी और कानून अपना काम करेगा और शायद तक ये धरना अब वापस ना लगे। तो ये मेरे कुछ सवाल थे हमारे टीम मेंबर पंकज जी से। अगर आपके भी कुछ सवाल है इस धरने को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख कर दे सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।